खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें नाज़रीन। फ़ारूक हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने देख ली होगी। पाँच महीने की एब्सेंस देख लें, उसमें उनका ज़मीर भी जागा, तो लगता है कोई ऐसा अच्छा रिफ्रेशर कोर्स बिल्कुल बदल गए और माशाल्लाह बड़ा अच्छी पॉजिटिव बातें की उन्होंने। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे के जलसों में शरीक क्यों नहीं हो रहे? और 21 तारीख की भी आमद है। साइफर केस के बारे में जो बहुत से वकला का ख्याल है, ख़ास तौर पे एतजाज़ हसन साहब का इसमें कुछ नहीं है, मगर कुछ लोग कहते हैं इसमें तो उम्र कैद भी हो सकती है, लंबी सज़ा होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गज़ा से लाखों लोगों का इनखला, बच्चे मर रहे हैं, ह्यूमन एनिमल कहा जा रहा है ऑफिशियल, और पूरे यूरोप में मुनाफकत की और बर्बरियत की एक दास्तान लिखी जा रही है। इस पर हमारे साथ एक मेहमान भी होंगे, अब्दुर्रहमान मतार, जो कि एक अरब सहाफ़ी हैं। उनसे हम बात करेंगे जब भी वो हमारे साथ होंगे, मगर जब भी वो हमारे साथ आते हैं बड़ी साहब हम उनसे बात करेंगे। मगर पहले फ़ारूक हबीब साहब ने जो कुछ फरमाया है, तो एक अल्लाह ताला ने उन्हें हदायत दे दी 5-6 महीने के बाद, जो भी उन्हें जो समझ नहीं आ रही थी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, एक जो सबसे अच्छी और खुश आइन खबर है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक माँ को उसका बेटा मिल गया, जिसकी मुसलसल 5 माह वो खबरें गलत साबित हुई, जो सजदे में बैठ के दुआएं करते रही। एक बच्चे को उसका बाप मिल गया, एक बीवी को उसका शोहर मिल गया। फ़ारूक हबीब के बारे में बहुत सारी र्यूमर्स आती रही। अब हर जी होश आदमी थोड़े से वीक लग रहे हैं बज़ाहिर बादिउल नज़र में। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली ज़िंदगी दे सबको। कई सब हर जी होश आदमी का काम है। और साथ ओनवी और चौधरी साहब भी बैठे हैं, गार्डन टाउन के रहने वाले हैं, माशाल्लाह बड़े मशहूर कद्दावर शख्सियत है। ये बात फिर कभी करेंगे तफसीलात से। अच्छा, अब गुजारिश है कि फ़ारूक हबीब का हर जी होश आदमी का काम है अपनी मर्ज़ी की सियासी पार्टी ज्वाइन करे। बिल्कुल, किसी को छोड़े, किसी को साथ रहे। ये अलग बात है कि हिस्टोरियन कभी लिखेगा ये 5 माह कहाँ रहे, लेकिन क्या ये चले गए, इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली? क्या इनके जो लाख वोटर था या 1.5 लाख वोटर था या 5 लाख वोटर था, उसका फैसला सबसे अहम होगा। लीडर मेरी इतला में कमो बेशतर 40 से 45 और आपको जाते हुए नजर आएंगे। ठीक, 40 से 45 ज़्यादा हो सकती, यानी जो मेंबर पार्लियामेंट थे या नुमाया लोग थे, वो किसी एक जमात का टिकट होल्डर हो सकते थे या हैं, क्योंकि उन पे होमवर्क मुकम्मल हो चुका, उनका ज़मीन। लेकिन एक बात नहीं बताई, जाएंगे वो इस्तेकाम पार्टी में या मुस्लिम लीग नून में? देखिए, इस्तेकाम आना चाहिए, चाहे उसके साथ पार्टी हो ना हो। सियासी जमात होती है जिसके साथ अवाम हो। मेरा ख्याल था कि फ़ारूक हबीब तरीके इंसाफ के बानी कारकुनों में थे और एक अरसा दराज से हमारी शनासाई थी। मैंने कोशिश की, उन तक रसाई की, लेकिन हो नहीं सका। पहले कुछ दिन कहाँ थे, उस वक़्त राब्ता भी रहा। अब क्या तरीके इस्तेकाम पार्टी के पास जितने भी लीडर गए हैं, खुद ओन चौधरी साहब को मेरी ये ख्वाहिश है कि वो इस्तेकाम पार्टी से सिर्फ पहले काउंसलर का इलेक्शन लड़े, गार्डन टाउन से काउंसलर का इलेक्शन लड़े। फिर टर्न आउट पता चल जाएगा कि लोगों ने मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट कर दिया, पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को, PTI को और दीगर जमातियों को इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये बड़ी अहम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई काबिल हैरत बात नहीं, ये मतवक्को थी। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की, मैंने आपको कंफर्म की, क्योंकि यहाँ कोई फिक्रा सख्त लिखा हुआ था कि मैंने अब फैसला किया बड़ी सोच विचार के बाद कि मैं हक के रास्ते पे चलूँ या शैतान के रास्ते पे चलूँ। तो ऐसे पहले वो समझते थे कि वो शैतान के रास्ते पे हैं। अल्लाह ताला हम सब को शैतान के रास्ते में बताए, शैतान भटकाने के लिए इंसान को आया है। अब ये इस वक्त शैतान के रास्ते पे हैं या पहले शैतान के रास्ते? ये तो अल्लाह ताला ने फैसला, ये तो अल्लाह ने फैसला करना है। और 8-10 दिन पहले 8 लोग फ़ारूक हबीब की तरह और भी कमिटमेंट करके आए हैं इस्तेकाम पार्टी में जाने की। इसका मतलब है कि इस्तेकाम पार्टी एक दफ़ा फिर मुतहरक हो रही है? नहीं, मुतहरक नहीं हो रही। नहायत एहतराम से इस्तेकाम पार्टी बनी। जंगीर तरीन सबसे मेरा ज़ाती बहुत ज़्यादा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन अवाम मुतहरक नहीं हो सकी थी। मैंने गुजारिश की है ना, आप अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, कमो बेश 200-250 या 300 सियासी जमातें होंगी। क्या उनके साथ वोट बैंक भी है? आप जानते ही हैं इस मुल्क के मर्द मोमन, मर्द हक
मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, कमो बेशतर 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे, 81 में वज़ीर बने, तो वो आ रहे हैं तो मीनार पाकिस्तान को फिल करना एक बहुत बड़ा मार्का है, पुलसरात अबूर करना है। इस्तेकाम पार्टी का हक है, लेकिन इनका ज़मीर जो जागा है, ये नाम एक ज़मीर नाम भी होते हैं। वैसे हमारा दोस्त ज़मीर 92 में शो भी तो करता है ना। हाँ, तो वैसे कई सब ज़मीर की थोड़ी सी ज़रा डेफिनेशन करें आम शहरियों के लिए, ज़मीर जागता कैसे और ज़मीर कहते किसको है? मैं आपको एक दिलचस्प उसकी तारीफ बताऊं। एक बुज़ुर्ग हुए हैं, फौत हो गए हैं, उनका नाम था बर्टन रसल। उन्होंने ज़मीर की तारीफ़ की थी कि ज़मीर जो है वो इट इज़ अ फीयर ऑफ बीइंग कॉट। पंजाबी च तो मतलब है कि फड़े जाने का खौफ है। जो फड़े जाने का खौफ हो तो ज़मीर जाग भी जाता है। अच्छा, ज़मीर एक अच्छी चीज़ भी होगी, यकीन ज़मीर के कैदी भी हमने देखे हैं, बड़े बड़े लोगों ने। ज़मीर की जो डेफिनेशन असल है, ये तो ज़मीर जाग गया, ज़मीर सो गया, ज़मीर जाग गया, शैतान आ गया, शैतान चले गया। ये तो इंसानों की बुलाई सलाह है ना कि इंसानों को गुमराह करने के लिए ताकत के जोर पे। तो कई सब गुजारिश ये है कि क्या ये लोगों को बताना पसंद करेंगे कि कहाँ रहे और ज़मीर कौन सी ख्वाब ऐसा देखा, कौन से मनाजर ऐसे देखे कि ये तो मुझे याद है कि दर्जनों मरतबा कह रहे थे कि मैं आखिरी इंसान होऊंगा जो तरीके इंसाफ को छोड़ूंगा। तो क्या कहाँ रहे होंगे आपके ख्याल में? इंसान नहीं समझते जिन्होंने छड़ के जाना है। नहीं, देखे इंसान वो है दुल्हन वो जो पिया मन भाई। आपका सच हो सकता है मुझे अच्छा ना लगे, मैं कहूँ ये मेरी मर्जी का सच नहीं कह रहा, आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी ना लगे कि शायद मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके हुक्म की तकमील नहीं कर पा रहा। तो ये इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा, बताया होगा कि मैं फ़लाँ दोस्त के पास रहा, फ़लाँ इलाके में रहा, वहाँ इतने कमरे थे, इतने बेड थे, मैं टीवी देख रहा था, मुझे याद आया कि मैंने जो अपना माजी का सफ़र जिस भी सियासी जमात से शुरू किया था उसमें ये खामियां थी, और जिस पार्टी में जा रहा हूँ उसमें ये खूबियां हैं। कोई ये वजह बताई उन्होंने डिटेल? नहीं, बस उन्होंने कहा कि मतलब है कि मैं पूरी मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, कुछ उम्र का भी तकाजा है, और फिर वैसे भी मुझे अंदाज़ा है कि इस तरह की तकरीरें पहले होती रही हैं और जो एकदम तशरीफ़ लाए। मगर इस दफ़ा ज़रा थोड़ी एक तब्दीली थी। पहले लोग इंडिविजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, आज ये सीधे गालबन पहले रहनुमा हैं जो कि तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो है उसके प्लेटफॉर्म से आके इन्होंने माशाल्लाह किया, और मैं इनको दुआ देता हूँ कि इनका सफ़र जो है वो मस्बत अंदाज में आगे बढ़ता रहे और ये कौम की खिदमत करते रहे। सफ़र तो मस्बत अंदाज से बढ़ रहा है। एक खबर मैं देता चलूँ जी, लेकिन मैंने सुना है, ना मैं कहीं आई विटनेस हूँ ना मुझे गैब का इल्म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सख्त बरहमी का इजहार किया है कि जनाब व्हाट इज़ दिस, जो इलेक्टेबल थे वो तो आपने हमें हुक्म किया था हमारी तरफ आएंगे, ये उधर क्यों जा रहे हैं? पता नहीं किससे इजहार किया, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा भाई जो का दावर है आप उनको इस्तेकाम पार्टी शामिल कर रही है, वाई नॉट नून लीग? तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। ये तो नवाज शरीफ साहब का हक है ना, वो 4 साल बाद आ रहे हैं माशाल्लाह, और सेहत याब भी हो गए हैं, और आपको पता है चार्टर्ड प्लेन है, 152 सीटें हैं। उन्होंने सही कहा था मैं साथ आऊंगा, साथ एक चार्टर तैयारा भी होगा जिसमें पाकिस्तान की खुशहाली आएगी, लद के ले आनी उन्होंने। देखिए भाई साहब, आप बादशाह आदमी, रोजाना एयरपोर्ट पे जाए, हज़ारों लोग आते हैं, बेचारों ने कर्जा लेके टिकट ली होती है, कोई माँ से मिलने आया, कोई बीवी से मिलने आया, कोई खुशी में कमी में। तो जो 152 बंदे और वो सारी सीटें मरियम नवाज साहबा सेलेक्ट कर रही है कौन कौन से साफ़ी और कौन कौन से आएंगे। तो एक बंदा जो करोड़ों 2-3 करोड़ पे है, तो मेरा ख्याल है दुबई से चार्टर प्लेन इतने का ज़्यादा तो खुशहाली तो आ गई, कम से कम जो जहाज़ में साथ आएंगे तो खुशहाली तो आ गई है, जो जहाज़ में साथ आएंगे। भट्टी साहब, मैं ये देखें, मसला ये है तहरीक इस्तेकाम तो फिर भी एक हवाले से नई पार्टी इलेक्टेबल्स आ रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब हम ये तो देख चुके हैं कि कौन कौन सियासी खुदकुशी करेगा वहाँ जाकर। आपने मुझे बताया, मैं एक MPA यहाँ हमारे दफ्तर में बैठे हुए हमारे किसी दोस्त के यहाँ, मैंने उनसे, और वो मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ट बहुत अब भी हैं, उन्होंने कहा भाई नहीं जा सकते हम अपने इलेक्ट्रेट में। तो भाईजान ये जो बंदे आए हैं इन्होंने कहा होगा जनाब किधरे और चले जाते हैं हम, जरूर सारा पॉलिटिकल करियर ख़त्म ही कराना जे। काजी साहब
और हाँ वो 8 लोग कहाँ हैं, कहाँ अभी ये 8 नहीं 40 से पहले उनमें नहीं, आप पहले आपने 45 का फिर 8 का, ये 45 उन 8 में 8 उन 45 में 40 से 45 लाहौर के खोखर साहब भी हैं, अब मैं पूरा नाम नहीं लूंगा जो अच्छा वो जो नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जितनी अर्ज कर रहा हूँ सिर्फ मेरे जिम्मे आप उतनी बात रहने दें। जबरदस्ती के अल्फाज मैं नहीं कौमी असम्बली वाले, हाँ कौमी असम्बली वाले, उनकी एक ज़मीन थी, उनका उन्हें नोटिस भी गया। उन्होंने क्या ना वो क्या नाम है बाबा रवान की नोटिस पता पता नहीं मिले, कुछ ना हिलिया। उसके बाद उनकी काफ़ी चीज़ें हिल गई, फिर उन्हें उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल बताई गई। उन्होंने कहा यार इस नोटिस का ये तो मेरी इस तरह ज़मीन ली, इस तरह ली, हल क्या है? उन्होंने कहा हल ये है कि आप तरीके इंसाफ को अलविदा कह दें। अच्छी बात है। तो वो अपने साथ 5 लोगों को और लेके गए। नहीं वो 5 यानी ये किसी असम्बली के मेंबरान हैं या वैसे नोटेबल्स हैं? ये काठमांडू की एक सैरगाह है, वहाँ के मालिक हैं। नहीं मुराद ये कि कोई असम्बली में से थे, असम्बली में थे और कुछ टिकट होल्डर थे। और पिछले 4 दिन से डेरा गाजी खां और मुल्तान डिवीज़न में काम तेज़ी से शुरू हो गया है कि तरीके इंसाफ से वाबस्ता लोगों का भी ज़मीर जाग यार भट्टी साहब एक मुझे मैं रोक रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक तो पूरे बगलें बजा रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग आई पावर दे विच, जितने लोग हैं यहाँ पे, कल परसों हाशिम डोगर साहब हमारे मेहरबान आए हुए थे, वो लोग जो हैं वो यही कह चुके हैं जनाब ये पार्टी चलती नज़र नहीं आती। जो इलेक्टेबल्स हैं उनका मुंह तहरीक इस्तेकाम पार्टी की तरफ है। तो ये किस किस्म का सियासी मतंजन तैयार होना है पंजाब में और सेंटर में? देखिए काई साहब, मुझे नहीं पता कि आइंदा इलेक्शन होते या नहीं होते, इसमें ख़त्मी बात कहना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है। और कौन कौन सी सियासी जमात उसमें हिस्सा लेगी, इसका फैसला और क्या इलेक्शन शफाफ होंगे कि नहीं होंगे ये तो वक्त साबित करेगा। मुल्तान और डेरा गाजी खां के 3 बंदों को, लेकिन कई सब एक हैरत है, शेखुपुरे से एक आदमी ने कहा है, किसी को अपने दोस्त को वाकया सुनाया कि मुझे मार दें, मैंने तरीके इंसाफ नहीं छोड़ी। शेखुपुरे के बंदे ने कहा है? एक साहब ने जो कैंडिडेट थे, अब वो अल्लाह ताला आदमी थे या अल्लाह ताला उनकी लंबी नुमाया आदमी है, अल्लाह उनको शर और हादसों से बचाए। नहीं कोई वर्कर टाइप आदमी होंगे ये? नहीं लीडर टाइप थे ना। वर्करों की अभी बारी अगले स्टेप में है। अच्छा। वर्कर पे भी आएंगे, ये वर्कर भी आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे। अच्छा भट्टी साहब एक आपकी मर्जी की खबर, अभी आप मुझे पूछ रहे थे कहाँ गए, मोहतरम नवाज शरीफ सब तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई गई हैं कि जो 10 लाख लोगों को जमा करेगी। 10 लाख उस कमेटी का सरबराह जो 2-3 दफ़ा वजीर या एमपी रहा, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड में कहा तो इस प्रोजेक्ट के हेडों में से है, मतलब है एक आप प्रोजेक्ट हेड है। उसने क्या यार कसम खुदा दी ऐद की थे शायद वैगन भी ना भरी जाए। ये मैंने जिस दोस्त ने मुझे बताया, मैं हल्फन कहता हूँ, दोस्त ने बताया, मैं ना विटनेस हूँ, ना मैं मौके पर था, ना मैं बंदे गिन रहा था। कहता है इस दफ़ा तो एक वैगन भरना भी मुश्किल लग रहा है। इसका क्या मतलब है मैं समझा नहीं। क्या वैगन वो 25 नंबर चलती थी इस्लामपुरा से स्टेशन या स्टेशन से वागे, क्या ये दोबारा वैगन का रूट चलने लगे हैं पाकिस्तान में? मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा के फिर आपकी बात मुझे याद है, मैं इसका जवाब देता हूँ, सुनाइए जी। वो कहते हैं आप भी तो ऐसे ही आ रहे हैं, यानी आप कहते हैं जी प्रोजेक्ट निबरान तो ये तसर वो दे रहे हैं आप तो नहीं। इन्होंने क्या फरमाया, मैं मोहतरम खुर्शीद साहब की पूरी बात सुन, उनका मतलब ये है कि यार ये इनको सपोर्ट अगर इनके ख्याल में कर रहा है सपोर्ट तो ये ना करें। पहले इमरान भी तो प्रोजेक्ट फेल हुआ है। नहीं वो देखें, पहले इमरान प्रोजेक्ट फेल हुआ, उससे पहले 2013 का जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो जरदारी साहब ने कहा RO के इलेक्शन है, फिर 8 में जब बने प्रोजेक्ट तो बेशुमार फेल हुए और बार बार फेल होने वालों को हम ज़्यादा चांस देते हैं। जितना ज़्यादा तजर्बा कार फेल में हो, कारकर्दगी सिफर हो, हम उसे ज़्यादा मौका देते हैं। तो खुर्शीद शाह को पहले तो एक पीपल्स पार्टी का शिकवा ये है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही। दूसरे कुछ लोग ये बातें करते हुए सुनाई देते हैं, इसमें अल्लाह वल्लाह के हकीकत है कि नहीं, PDM नहीं GDA को भी शायद नून लीग में जाने का कहा जा रहा है।
पीपल्स पार्टी के साथ भी GDA को, GDA, जिनकी वो मोहतरमा हमारे पास आती है, यानी वो सायरा बानो साहबा, फमीदा मिर्जा साहबा, कि जी मुस्लिम लीग नून में जाएं। लेकिन उनमें से जितने भी मेंबर है उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ के घर बैठ जाऊंगा, मुझे ये मजबूर ना करें। ये तो पार्टी में प्रेशर होता ना, आप मैं और एक दो तीन दोस्त बैठे हैं, यार आइंदा हवा इस तरफ चल रही है, इधर चले जाए। तो मेरे ख्याल में काजी साहब अभी फिलहाल नवाज शरीफ साहब की अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, दूर 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 तक कामयाबी नहीं नजर आती। इसीलिए ये पार्टी छोड़ने का जो 40 से 50 मैंने फिगर दिए हैं, ये मुख्तलिफ ज़राए से कन्फर्म किए गए हैं, मुख्तलिफ टीवी शो में किया। खुर्शीद शाह साहब का शॉट आपने खुद सुना दिया। तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे तो कुछ लोग आप जैसे साहिब इल्म कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस तो आ सकते हैं, वज़ीर आज़म भी नहीं बनेंगे। देखें, कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल इट विल बी अ नॉन इवेंट फॉर द मैसेज एट लार्ज। बट साहब एक और मैं आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस तरह कल परसों आपने हमारे आखिरी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अगर हम शेखुपुर में जिक्र कर लें तो एक तरफ हमें राना तनवीर एक बड़े वेटरन पॉलिटिशियन नज़र आते हैं, दूसरी तरफ भी बड़ी कदावर शख्सियत है जनाब जावेद लतीफ़ साहब। ये मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे के जलसों में नज़र नहीं आते, ये क्या है? देखिए, राना तनवीर एक कदावर पुराने पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है। कल क्या होगा दूसरे साहब को तो मैं इतना नहीं जानता, गालमन क्या नाम लिया, लतीफ़ाबाद, जावेद लतीफ़ साहब, जावेद लतीफ़ साहब मोहतरम, वो भी शायद डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से हैं। जी 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 यकीन। तो गुजारिश ये है कि आप 3-4 दिन पहले जियो की वेबसाइट पे मैंने खबर पढ़ी है, उन्होंने कहा सारे नाअहल साबित हुए, सारे नाअहल साबित हुए। अगर मैं तुराब साहब आपको याद होगा आपने दिखाई थी, अगर वो मुझे क्लिप भेज दें, सिर्फ नवाज शरीफ नाअहल है, इसका मतलब है नाअहल है, सिर्फ नवाज शरीफ अहल है, बाकी सारे नाअहल है, A to Z। यानी कि शहबाज शरीफ, मैं जरा सवाल पे कर दूं, आप ये कहना चाहते हैं कि सारे नाकाम हुए? मरियम साहबा ने कहा खुदा रसूल का वास्ता है मेरे तो ना पाओ। एक अहल आदमी ने एक पूरा टब्बर नाअहलों का पाला हुआ था, मतलब ये कि शहबाज शरीफ इसहाक नाअहल हो गए ना, तो एक बंदा जो अहल था वो सब नलायकों को नलायकों की क्लास लाई थी। सीनियर प्रोड्यूसर से गुजारिश होगी, अगर वो मरियम नवाज साहब कहती हैं सारे जितने वज़ीर आज़म रहे नाअहल है, एक ही अहल है उसका नाम नवाज शरीफ है, इसका मतलब है नवाज हकान अब्बासी भी नाअहल, शहबाज शरीफ सब नाअहल है जो 6 महीने में शाहिद हकान अब्बासी, और उन्होंने कहा पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा अहल है, इसका मतलब है नाअहल शहबाज शरीफ साहब हैं, ये किसके कहने पे लगे थे? नवाज शरीफ साहब क्या कहने। तो ये नाअहल बंदे क्यों पसंद है इतने अहल आदमी को? इसका जवाब तो मोहतरमा देंगी ना। अच्छा। मैंने जियो की वेबसाइट पे एक क्लिप पढ़ा है, मैं वो गुजारिश कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई राय नहीं है। अगर नवाज शरीफ मान लिया शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल है उनके मुताबिक, मोहतरमा मरियम साहब का बाजू नज़र में जो लिया जाता है, तो फिर उन्होंने अपने भाई को बार बार वज़ीर आला पंजाब क्यों बनाया? कैसा, मेरा आपसे सवाल है ना, अगर आप कहते हैं कि मेरे अलावा सारे ही नाअहल हैं, इसका मतलब है वो जो 88 से नून लीग का सफ़र शुरू हुआ, पहले तो जुनीजो लीग थी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जब ज़ियाउल हक साहब ने बनाया था। तो एक अगर पार्टी में 40 साल के सफ़र में 81, 19 और 23, 42 साल में एक बंदा भी वज़ारत उज़्मा का अहल नहीं रहा, तो उस पार्टी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए अपने वर्करों को ग्रो करने के लिए, उनका सियासी विजन बढ़ाने के लिए, कद बढ़ाने के लिए, सोच बढ़ाने के लिए, विजन बढ़ाने के लिए, तजर्बा बढ़ाने के लिए, ताकि मुल्क को एक ऐसे शख्स को आप देना चाह रहे हैं जो बज़ाहिर बादू नज़र में डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कई स्टंट BP और 10 बीमारियों पर अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे नवाज शरीफ साहब को, तंदुरुस्ती दे। मैंने तो सुना है कि दुबई से आपका भी नाम है, जो चार्टर प्लेन में मोहतरमा नवाज शरीफ साहब आएंगे उसमें आपका भी नाम शामिल है। इज इट ट्रू? नहीं, मेरा तो नाम नहीं है। नहीं, मैंने सुना है। गलत सुना है कि मैं दुबई क्यों जाऊंगा? क्योंकि मरियम वो जो सहाफ़ी तो कुछ आएंगे ना, उनमें मैंने सुना कि काजी सईद साहब का भी नाम है GNN की तरफ से। इज इट ट्रू? नो। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर मुझे सुनने में गलती होगी, कोई और काजी। बट साहब, मैं 35-40 सालों में मैंने कभी भी किसी एक हुक्मरान के साथ उसके जहाज़ में या उसके टिकट पे सफ़र नहीं किया। मैं 9 नंबर वैगन पर बैठ गया मगर उधर नहीं बैठा। मेरी कमी है, मेरी कमज़ोरी है, मैं कोई फ़ख्र की गल नहीं कर रहा मैं। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की
मगर मुझे ये बात समझाएं कि वहाँ हमारे सफ़ीर बैठ के उनको ब्रीफ कर रहे हैं, जो अभी तक ताहाल कॉन्विक्ट हैं, बिल्कुल गलत हुए होंगे, अकामे पे पकड़ा और पता नहीं कहाँ फलाने पे निकाला, हालांकि अकामा तो शर्म से डूब के मर जाने वाली सामान है। ले चलें, तो ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, इसकी जो सब सर्वियंस है, हम कहते थे यार CSS का इम्तिहान दे के बड़े अफसर बना गए, असी ए बना गए हुए, इस तो चंगा मैं छावे ही ला लवा, तो हक ला ली रोटी तो खा लवा। मैं अपने तजर्बे से राय करता हूँ, अपने DMG हो, फॉरेन ऑफिस हो या ब्यूरोक्रेसी, सुन ले, जितना इस मुल्क को, इनमें बहुत बहुत अच्छे अफसर भी हैं हर अदारे में। अच्छा? इन्होंने तबाह किया ना। मैंने एक मुद्दत से खरीदा है, मैं उससे देखना नहीं, सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी, मैं कसम खा रहा हूं, ईमानदार आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले आप ले आएंगे, मुल्क को तरक्की से रोक ही कोई नहीं सकता। इरफान अली साहब सारे अदारे तबाह करते हैं, इबरत का निशान बना दिया दयानतदार लोगों के, कोई काम ब्यूरो। अच्छा, 2 नंबर साफियां घड़ियां बंटने वाले हो, जो थे तवानाई के मिनिस्टर इरफान अली, आपको पता है वो देखें यार, वो किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अरबों रुपए की दिहाड़ी नहीं लगने दी, प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी। तो अब गुजारिश ये है काजी साहब, ये ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क की तबाही का बायस है। अच्छे अफसर हैं 90%, झूठे पर्चे, बंदे अगवा करना, फिर झूठे पर्चे होकर खारिज ना करना, ये अल्लाह को जवाब एक मुझे लेट मी डेविल्स एडवोकेट, अगर जो ईमानदार है उन सबको सलाम, अगर जो ईमानदार है, जो झूठे पर्चे नहीं देता, हाकिम वक्त के लिए किसी के साथ जुल्म नहीं करता। भट्टी साहब 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में अमेरिका में जब ये बड़े माफिया लॉर्ड्स होते थे, धमकियां देते थे, जजों को धमकियां देते थे, आपको मैं बताऊं कि वो किस सन की बात कर रहे हैं? ये मैं जब अमेरिका की 100-150 साल पहले, ये जब अमेरिका में सुना, ये सिलसिला था, याद नहीं। अब यहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरी को आपके और मेरे सामने पुराने वजीर दाखिला कहते हो तेरे बच्चे ने इतने ही रहना है, और एक इंतहाई कद्दावर शख्सियत, कानून की क्या नाम था, निहाल हाशमी साहब, माशाअल्लाह इल्म का दरिया, वो कहते हो तुम्हारे बच्चों ने। तो मुझे ये बताएं, टॉम डिक एंड हैरी से आप हमारे ब्यूरोक्रेट्स को जो है धमकियां दिलवाते हैं, इसका मतलब या रूल किसका है, लॉ का है या माफिया का है? सच आखा थे पापड़ मल देने माफिया का। अल्लाह करोड़ करोड़ करवड़ जन्नत नसीब करे। अब्दुल्ला सुंबल जब परवेज लाई वजीर आला थे तो वो चीफ सेक्रेटरी थे, मुझे एक दिन उन्होंने घर बुलाया, मेरा उनसे कोई 20-25 साल का तल्लक था, अनबिलीवेबल, मैं कुछ नहीं कहूँगा। काजी साहब, ये ब्यूरोक्रेसी जिस दिन ठीक हो गई, मैं आपको कहता हूं, पाकिस्तान में ना टैक्स चोरी होगा, ना स्मगलिंग होगी, ना मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ना जुल्म होगा, ना ज्यादती होगा। दूसरी बात, आप बड़ा मुझे कानून हमेशा समझाते हैं कि अदलिया फैसला करती है। आपको पता है नून लीग का क्या कहना है? उन्होंने कहा है, आप कहते थे कि नवाज शरीफ जेल जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता, ये इश्तिहारी है, हमें सरकारी प्रोटोकॉल में लाया जा रहा है। उसने कहा कि बताएं आज तक पूरी दुनिया के नक्शे में कितने मुल्ज़म इश्तिहारी हैं जिन्हें यूके का एम्बेसडर एयरपोर्ट पे जाके एक खास कमरे का किराया किसने दिया वो मुझे नहीं पता, उसे अलविदा कहे। कोई एक मिसाल बताएं दुनिया में। आपकी तो बड़ी रिसर्च है, से लेके कारतूस तक, आइंस्टाइन से लेके पता नहीं दूसरी जगह अजीम तक, कोई एक मिसाल बताएं। भट्टी साहब एक ब्रेक है। नहीं काजी साहब, ये आप हमेशा मुझे नजरअंदाज करते हैं, मेरा अदब के दायरे में रह के एहतजाज। मैं आपसे ये अर्ज कर चुका हूं, एक बंदा बताएं जो मुजरम हो, सजा याफ्ता हो, उसे उस मुल्क का दूसरे मुल्क में एम्बेसडर खुदा हाफिज कहने आए, एक नाम तो दे देना लोग। हम तो क़ुरून उला की तरफ मराजियत कर रहे हैं, हम तो एक ट्राइबल सोसाइटी बन के रह गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, मगर ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। और मैं एक खबर आपको देता जाऊँ, ये बेसिकली जो फ़ारूक हबीब का इस पार्टी में आना है वो इससे क्रिया, और साथ एक और ख़बर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली है पिटीशन कि ये क्या नाम है, फवाद साहब के ख़िलाफ़, कि यार ये अहल भी हैं या नहीं है। ये कुछ बहुत सारी कहानियाँ सुना रही हैं, आइंदा आने वाले दिनों में ये कहानियाँ और नुमायाँ होंगी। तो इसलिए कई दफ़ा ज़ीरो को हीरो को बनाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। मैं आपकी खबर में से खबर दे दूँ, हो सकता लोग जेल में भी जाए और ये तासुर दे हमारे डील से नहीं है। ये मैच बज़ाहिर बादी उल नज़र में फिक्स लगता है। भट्टी साहब, मैं एक बात करके ना ब्रेक पे जा रहा हूँ, ज़रूर मुझे ये बताएं, ये जो कैमरा मैन है इसे गाड़ी चलानी नहीं आती, इससे आप गाड़ी चलवाएंगे?
एक ब्रेक है, इस पर बातें आप ढूंढ लीजिएगा। इनको पता है, सबको, हमारे मुक़्तदर तबकात को पता है, पावर्स दैट बी जिसे कहते हैं कि जो ये नलायकियाँ हैं, एक मजबूरी है कि खान खून वाली ये दाएँ बाएँ हो जाएगी तो ये भी दाएँ बाएँ। हमारा यही ख्याल है। बहरहाल जो करे बेहतर करे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और फिर साइफर केस की भी बात करेंगे, वक्त हुआ, और फिर लास्ट गज़ा में जो कुछ हो रहा है, बर्बरियत, ये है वो महज़ब दुनिया, ये है जो टॉर्च बेयर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, और ये है मेरे वेस्टर्न लिबरल जिनके मुंह पे जिपलो आए इन्हें गाली नहीं कर दे। ये कौन से यजीद हैं वो जहाँ बैठे हुए हैं बड़े सोने कोट और मेरी तरह टाइयाँ बन के, ये क्या सिलसिला है दुनिया में। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे तकलीफ दह स्टोरी जो सिर्फ आज से नहीं है, एक अरसे से, एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं, और एक जुल्म की वो दास्तान, उसके दोहराते हुए भी अब कलेजा मुँह को आता है। तस्वीरें और हम नज़रें हटा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान मतर साहब जो कि अरबी सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं इस जो हो रहा है उसको तो दोहराने का फ़ायदा नहीं है अब्दुर्रहमान साहब, हमारी तकलीफ़ और दिल पे घोंसे पड़ते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि आज की खबर ये है कि उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी रिटेलिएशन आ रही है, और जो सरहद के करीबी इलाके थे वहाँ से 2-2 किलोमीटर इजराइल अपनी आबादियों को पीछे लेके जा रहा है। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट आपको रीजन में फैलती नज़र आती है, और ख़ास तौर पर हिजबुल्लाह जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और होते हैं, तो इस रीजन की क्या शक्ल बनती नज़र आती है आपको जनाब अब्दुर्रहमान साहब? अच्छा जी, हिजबुल्लाह की तरफ से यही अनाउंसमेंट आया, उन्होंने मतलब कंडीशन रखा बिफोर अटैक स्टार्ट करे, मतलब उन्होंने इसी तरह सपोर्ट नहीं देना हमास को जब तक इनकी जमीन के ऊपर कोई अटैक आ जाए। मतलब के तौर पर उन्होंने यही कहा अगर इसराइल ने उसको अटैक किया गया तो दिन इसके बाद फिर ये एक्शन में आ जाएगा, इसके बारे नहीं है। और ये एक बड़ा हैरान गुन वाली बात है क्योंकि ऑलरेडी जो हम काफी सालों से सुन रहा है और ये है वो जो मुजाहमत वाले जो फोर्सेज है, रीजनल जो मुजाहमत फोर्सेज है, उन्होंने इकट्ठा कर कोई प्लेटफॉर्म में है, और वो अगर किसी ने अटैक किया तो कोऑर्डिनेशन में तो दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक यही नहीं हुआ। ये हमने अभी तक नहीं देखा। पिछला 10 दिन से ये कंप्लेंट जारी हैं, और पिछले 10 दिन से गज़ा के ऊपर अटैक हो रहा है, बमबारी हो रहा है, और मासूम आवाम मर रहा है, शहीद हो रहा है, लेकिन इसी तरह इतना बड़ा एक्शन नहीं आया। अच्छा, इससे पहले भी हैं पिछले 70 साल से फलस्तीन जो हम समझते हैं मुकद्दस जमीन है, और मस्जिद अक्सा जो हमारा क़िबला अव्वल वो तो यहूदियों के कब्जे में है। अच्छा, और यहूदी वाला जो लोग रोजाना मस्जिद अक्सा को तौहीन कर रहा है, लेकिन इसी तरह कोई सेम लेवल वाला रिएक्शन नहीं आया किसी रीजनल फोर्स से है, ये बहुत बड़ा अफसोस है। और इस वजह से फलस्तीनी जो मुजाहमत वाला जो फोर्स है ना हमास, उन्होंने यही सोचा और उन्होंने यही डिसाइड किया, जब हम सिर्फ बात सुन रहा है और जब हम सिर्फ लिप सर्विस जो उसको बोलते ना पॉलिटिकल टर्म्स में हम सिर्फ सुन रहा है, तो कब तक हम इंतजार करें? अवाम उन्नास और स्पेशली हमास वाला जो लोग है और स्पेशली गज़ा वाला जो लोग हैं उनकी तादाद 23 लाख है, वो पिछले 75 साल से रेफ्यूजीज कैंप में है, फोर्थ जनरेशन वो जो रेफ्यूजीज कैंप में है, कब तक है वो कोई होप नहीं देख रहा है। इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और उन्होंने मेरा ख्याल उन्होंने किसी को इंतजार नहीं किया, उन्होंने इसी तरह लॉन्च किया गया और वक्त पर रिजल्ट आ जाए। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो रीजन है, एकदम से जो कोशिशें हो रही थी इसराइल को तस्लीम करने की, कुछ मुल्कों ने किया, इधर सूडान ने किया या यूएई ने किया या इधर, तो ये एक तो रुक गई हैं। और दूसरा ये बताएं कि क्या एक अरब स्प्रिंग वाला मामला भी हो सकता है, क्योंकि हुकूमतें एक तरफ खड़ी हैं पूरे रीजन में और अवाम एक तरफ हैं? अब्दुर्रहमान साहब। अच्छा, ये जो देखो एक चीज हमें बताना चाहिए, हाँ, यहूदी लोग सुहियोनी जो उसका नाम आजकल इजरायली गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑलरेडी पीस एग्रीमेंट साइन किया गया मिस्र के साथ है 1981 में, उर्दू के साथ है
1994 हैं, और अब्राहम अकॉर्ड जो उसका नाम है, जो उन्होंने यूएई, बहरीन, सूडान के साथ साइन किया गया, और जो आजकल नॉर्मलाइजेशन वाला जो प्रोसेस जो चल रहा है तकरीबन काफी सालों से, अब सबको मालूम होना चाहिए कि कोई फायदा नहीं है। मिस्र को कोई फायदा नहीं मिला, उर्दू को फायदा नहीं मिला, यूएई को फायदा नहीं मिला, और किसी को मिलेगा भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी ये है इसराइल जो हुकूमत वहां पर जो सदियों हुकूमत है वो किसी को मानता नहीं है। वो ना यूनाइटेड नेशन को मानता, ना ओआईसी को मानता, ना पीस एग्रीमेंट जो उन्होंने साइन किया गया अरब दुनिया के साथ है वो भी उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ना उसको मानता है, ना इम्प्लीमेंट कर रहा है। अदरवाइज अगर ये लोग पीस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहा या किया 1981 से जब उन्होंने मिस्र के साथ साइन किया, एग्रीमेंट तो मस्तहल हो गया। अब्दुर्रहमान साहब, गुजारिश ये है कि ना वो इसराइल यूएनओ की करारदाद मानता है, ना वो जो फ़लस्तीन की हकीकत मानता है। अगर ऐसे में अरब ममालिक या मुसलमान ममालिक फ़लस्तीन की मदद के लिए खुल के नहीं आते, जैसे अमेरिका के साथ इसराइल के साथ अमेरिका आ गया है, तो ये जंग आप कितनी देर ज़्यादा देखते हैं कि ये जंग लड़ सकते हैं हमारे हमास के भाई, हम वो हज़बुल्लाह के भाई, जबकि गज़ा में जो किया जा रहा है वो आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसका एंड क्या देख रहे हैं अगर कोई मुसलमान ममालिक उनके साथ फ़लस्तीन के साथ नहीं आके खड़े होते? अच्छा, हमास ने ऑलरेडी जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया उन्होंने क्लियर कट कहा इनके मकसद ये है ऑपरेशन से सबसे पहला मस्जिद अक्सा जो यहूदियों को तौहीन रोजाना कर रहा है वो रोकना चाहिए। नंबर 2, जो इजराइल जेलों के अंदर है 6000 से ऊपर फलस्तीनी खेती हैं वो रिहा करना चाहिए। फलस्तीन का मुकम्मल जमीन को आजाद होना चाहिए। इजराइल के रिएक्शन में क्या आया, उन्होंने कहा हमने सारा हमास को खत्म करना पड़ेगा। उनके ऑपरेशन, इनकी जो जंग उन्होंने ऐलान किया, उनका एक वाहद मकसद ये है हमास को खत्म करे। और इसके साथ साथ अमेरिका का जो सपोर्ट आया, बरतानिया का सपोर्ट, जर्मनी, इटली, फ्रांस, सब ने सपोर्ट ऐलान किया इजराइल को। तो थी अभी हमारा सामने ये ही हो रहा है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, बहुत बड़ा मुजाहरा कर रहा है। पिछले 10 दिन से यहाँ से गजा से मिसाइल वगैरह लॉन्च होता जा रहा, और आज बिलखुसूस आज इनकी जो सो कॉल्ड इजरायली पार्लियामेंट उसको टारगेट किया गया। और ये जो जितना इनके एमएनए, एमपीए वगैरह उन्होंने डर के बीचा उनका वो नीचा उसका बेसमेंट में बना लेने के लिए गया। ये यहूदी बहुत बड़ा बुज़दिल लोग हैं और तारीख हमें ये चीज बता रहा है। इतना छोटा तादाद हमास का फ्रीडम फाइटर तकरीबन 1000 उन्होंने जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, सब दुनिया के सामने उन्होंने कितना बड़ा यहूदियों को कितना बड़ा खौफ में डाला और कितना बड़ा शिकस्त दिया गया, उनकी टेक्नोलॉजी, इनकी मिलिट्री, इनकी इंटेलिजेंस। लेकिन अफसोस की बात यह है, मुझे कहना पड़ा, अफसोस की बात मुझे कहना पड़ा, अरब में अभी तक लोग नहीं होता, मुस्लिम उम्मा अभी तक सोया हुआ। अफसोस है, ठीक है, मुजाहरा हुआ, डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। अच्छा रहमान साहब, वक्त चूंकि कम है, मुझे ये फरमाइए कि अमेरिका ने चीन की मदद मांगी है, चीन क्या कर सकता है वहां पे? अब वो कोalition करना चाहता है, जैसा उन्होंने किसी जमाने में तालिबान के खिलाफ कोalition बनाया और इसके बाद उन्होंने रूस के खिलाफ कोalition बनाया। वो आजकल कोalition बनाना चाहता है हमास के खिलाफ है, क्योंकि फलस्तीन वाला जो इशू है ना बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है फॉर द अरब एंड फॉर द मुस्लिम उम्मा। तो वो इसी तरह अकेला एक्शन नहीं ले सकता। इनकी जो 3 जो मुल्क इनके साथ सपोर्ट किया गया, इटली या ब्रिटेन या फ्रांस, वो भी इसके साथ सिर्फ वो नहीं कर सकता। उनको चाइना की जरूरत है, उनका रसद की जरूरत हो जाएगा, क्योंकि वो कोalition बनाना चाहता है हमारे के साथ। क्योंकि फलस्तीन वाला इशू इज द सेंटर ऑफ द होल ऑल ऑफ द इशूज है। और इस वजह से अमेरिका बिल्कुल अभी तक उसको भी प्रैक्टिकल उसको नहीं बता, उनको क्या करना पड़ेगा। आप सामने इनके वजीर खर्जा इजराइल को विजिट किया, उसके बाद उर्दून, सऊदी अरेबिया, उसके बाद मिस्र, फिर दोबारा इजराइल के वापस आ रहा। अभी तक प्रैक्टिकल अमली तौर पर
उसको नहीं पता अमली तौर पर अब्दुर्रहमान मतर साहब, मैंने एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का, हम दोबारा भी आपसे बात करते रहेंगे। भट्टी साहब, बात यह है कि जुर्म ज़ेहीफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, कमज़ोर लोगों का, कमज़ोर कौमों का सब गुजारिश और बात ना ये देखें ना भट्टी साहब, ये किधर लगे हुए हैं आप? काई साहब, बदकिस्मती है कि आप अपने ही लोगों को फतह करना चाह रहे हैं। अब फ़लस्तीन वाले, हमास वाले जितने हैं, क्या पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक का फ़र्ज़ नहीं है उनके साथ खड़े हों? आज अगर फ़लस्तीन की बारी है, मकबूजा कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई कब से कुर्बानी दे रहे हैं, कब तक हमने अलग अलग होकर शहादतें देनी हैं? बैतुल मुक़द्दस तो आपका भी है, मेरा भी है, हर मुसलमान का भी है। क्यों हमारे मुस्लिम ममालिक खुल के फ़लस्तीन के साथ खड़े नहीं होते? भाई यूएनओ की करारदाद के मुताबिक इसे इसकी असल एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। बात सिर्फ इतनी है भट्टी साहब कि जिस तरह मैट डेमन एक एक्टर है, उसने अपने मुल्क में के बारे में कहा था कि मेरा जो सदर है उसकी ज़्यादा दोस्ती प्यूटन से है बजाय अपने अवाम से। तो इसलिए इसी में इसमें बहुत बातें समझने की हैं, मगर ये कि ये फैल भी सकती है। और जो एक और बात भट्टी साहब जिस पर मैं ये सेगमेंट ख़त्म करना चाहता हूँ कि बहरहाल जहाँ इंतहाई मुजरिमाना और बड़ा गलीज़ रोल है वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट का और उनके हुक्मरानों का, वहाँ के अवाम बेपनाह बड़े जुलूस और जलसे निकाल रहे हैं और उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, उनको वहाँ भी दबाया जा रहा है जो वेस्ट में। ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ, दुनिया के कोई भी ममालिक हो, उनकी अवाम अक्सरियत अमन पसंद है, अपनी मर्जी की राय देने चाहते हैं। चंद लोग मुसल्लत होकर उन्हें अपनी मर्जी से गुलाम बनाना चाहते हैं। ये जो वेस्ट की यूके में देखें कितना बड़ा हुआ, अमेरिका में कितना प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे दुनिया उसको रोकने की कोशिशें हो रही हैं, कानून बना रहे हैं कि बाहर ना निकलो। तो ये वो मुजरिमाना पॉलिसी है और ये हमारा वेस्ट था, ये टार्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन है, डेमोक्रेसी, ये है डेमोक्रेसी और वेस्ट की, जिसकी तरफ हम देखते हैं। और माशाल्लाह, बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो साइफर केस पे भी बात करेंगे। और साथ थोड़ी सी बात रह गई है कि वहाँ एक और ख़बर के मुताबिक 10 लाख फ़लस्तीनी भूख से मरने का ख़तरा पैदा हो गया। इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस शायद तारीख़ में पहले कभी हमें दरपेश ना हुआ हो। जी, दोनों बातें इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ी सी मैंने चेंज की और आपकी इजाज़त से चेंज की है। इस वक्त बेशुमार टीचर जो हैं वो जेलों में हैं, स्टूडेंट रेड वर्कर्स फ्रंट वालों का मुझे आया था वो अंदर है। मैं आपसे छोटा सा सवाल करता हूँ, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने आज एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो बाहर निकाला है। वो ये है कि ये जो सारे इंपोर्ट करते हैं ये $7.5 बिलियन की 2000 इस माली साल में दिहाड़ी लगाई है इन्होंने, और 4-4 रुपए की पैसे इन टीचर्स के जो मुश्किल हालात में पढ़ाते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल चकवाल में, जहां हम फीस के बगैर पढ़ते थे, उसको वहाँ 4,000-5,000 रुपये उसकी फीस हो गई है। मैं एक सवाल कर लूँ आपसे, क्या मेरे जो दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब जो मुझे कहा करते थे वकाई साहब मैं तो सोशलिस्ट हूँ, हजूर इनके मुंह से नवाला छीनना है? ये जो बड़े बड़े माल हड़पू हैं $7.5 बिलियन खा गए और इनसे पैसे पकड़ के इनकी पेंशन दो, इनको तनख्वाहें दो ताकि बच्चों को पढ़ाएं। टेक्सटाइल मिलें छोड़ के लोगों ने प्राइवेट स्कूल और हस्पताल खोले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मनशियात से ज़्यादा पैसे हैं। गरीब के बच्चा मोहसिन नकवी साहब, आप नहायत काबिल एहतराम है और 20-25 साल से आपसे शनाख्त है। खुदा के वास्ते गरीब के बच्चों को पढ़ने का हक ना छीने, इन्हें प्राइवेट 1000 स्कूल प्राइवेटाइज करके दिहाड़ी लगवा। स्कूल में देखे बच्चे कौन पढ़ते हैं, उसकी फीस कितनी है। अगर आपने एनजीओ को दे दिया तो उसकी फीस कितनी होगी? खुदा के लिए गरीब के बच्चों को उर्दू पढ़ने के काबिल तो छोड़ दें। पहले ही प्राइवेट स्कूल और हस्पतालों ने लूट लिया है। काजी साहब, हम भी जितने सरकारी कॉलेज हैं उनके और जिनके सरकारी हस्पताल है, प्रोफेसर वहाँ काम करते हैं, रात को क्लिनिक का टाइम देते हैं, 5,000 फीस लेते हैं और स्कूल हस्पतालों में एक बंदा नहीं देखते। और बड़े बड़े टीचर ये पता नहीं क्या है कि ये जो स्कूल भी है और भी क्या क्या, इनकी आमदन अरबों रुपए और टैक्स ज़ीरो। आपको पता है डॉक्टर जो रात को 2-3 लाख रुपया बना के जाते हैं, प्राइवेट पेशेंट जो सरकारी प्रोफेसर है,
एक पैनी भी टैक्स नहीं देते। खुदा के लिए अच्छा बड़ी साहब यहाँ रुकिएगा, टाइम बड़ा 1000 स्कूल को बचा रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा था ये ज़मीर जागता है, ये इनका ज़मीर जागेगा बच्चों की तालीम में और नवाला छीनने वालों का? मुझे इनका ज़मीर किधर है, मुझे ये बताएं ना। बड़ा ज़रूरी है, पौने घंटे में मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ। ओ यार तू इस पार्टी में नहीं उसमें चला जा। हम तो पहले कहते थे कि खान साहब, मैं आपको कहता था कि इन्होंने पल्ले कख नहीं जिन्हें जो लोग इन्हें कोल बैठे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, क्या कोई टीवी ये दिखा रहा है कि यार ये जो बच्चों के साथ हो रहा है, ये जो आपने रेड वर्कर फ्रंट्स के लोग जो हैं उनको अंदर किया हुआ है, ये जो आपने साहब उस्ताद बाप होता है, उस्ताद को आपने अंदर किया हुआ, जो हुकूमत असातिज़ा के लिए जेल और मुजरमों के लिए प्रोटोकॉल दे, वहां अज़ाबे इलाही आएगा। यानी कॉन्विक्ट्स को आपने वहां पे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आपका जो सफीर बैठा और स्कूल जो बाप की जगह है, जो मुझे दुनिया में पढ़ाता है, आप उसके जिस्म पे लाश कर रहे हो, उसको तरामर कुर्सी पे बजाने के लिए जेलों में बंद कर रहे हो। एक मुझे बात बताओ, आप असातिज़ा को जराइम पेशा लोग बनाना चाहते हो। खुदा रहा फिर मैं ये मशवरा दूं टीचर और स्टूडेंट को, बेटा तुम कोई क्राइम करके कन्विक्ट हो जाओ ताकि तुम्हें प्रोटोकॉल मिला करे। सब आपकी जमीनी हकायक तो ऐसा ही है। कौन सा बड़ा आदमी, आपने कहा जी अरबों रुपए का टीका लगाया, वो किसने लगाया? 7.5 अरब का। ये असातिज़ा तो नहीं लगा सकते। ये मासूम बच्चों को पढ़ाते थे जिनके माँ बाप घरों में काम करते हैं, ड्राइवर है, माली है। जो हमने आखिरी डील ली थी ना, जिसको पता नहीं पैसे आए नहीं, $6.5 बिलियन का टोटल था जो हमने IMF से किया था। एक दिहाड़ी है ये $7.5 बिलियन की अंडर। और कौन कह रहा है? पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बताया इनको कि FBR के साथ मिली भगत करके ये $7.5 बिलियन एक सेक्टर में खा गए, मगर 500 रुपए टीचर के नहीं बढ़ाने, क्लर्क के नहीं बढ़ाने। हम बहुत ये ज़मीर है इनका। कादी साहब, आज जो क्रिसेंट स्कूल लाहौर का है, सेंटर मॉडल, हर बच्चे की, हर अमीर आदमी की ख्वाहिश थी वहां जाना, भूत बंगला बना दिया, और अब उसको किसी NGO को दे दोगे। और वहां वो एक अनपढ़ जो बंदा खरीद देगा जो आप मिडल नहीं होना। ये किप्स, ये और इधर उधर के ये जो स्कूल है टेक्सटाइलों वाले, कौन सा अच्छा मैंने एक खबर दे के जाना है बड़ी साहब, फिर मुझे बुरा न मानिए। कई साहब असातिज़ा के खिलाफ मेरी बात फौरी रिहा, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बहुत प्राइवेट स्कूलों के बहुत बड़े मालिक थे, उनका मैं नाम नहीं लेता, उनके नाम से एक साफ़ी उनके नाम पे कॉलम लिखते थे और वो कॉलम अखबार में छपता था। आप मौसूफ अनपढ़ थे मगर प्राइवेट स्कूलों से माल भी कमा रहे थे और अपना गोस्ट राइटर को पे भी कर रहे थे। जी अब आगे बढ़ें। कादी साहब, प्राइवेट जो मैंने कहा ना, टीचर जितने भी हैं, रात को ये दूसरी स्कूल जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं जहाँ 20-20, 25-25 हज़ार फीस है, डॉक्टर ये करते हैं बजाय इसके कि आप सरकारी अस्पताल और स्कूलों की हालत बेहतर करें, गरीब और अमीर का बच्चा तालीम हासिल करे, कल को बराबरी की सतह पर आपके लिए रिज़्क़ हलाल कमाए। डॉक्टर आप से उनके लिए एजुकेशन की एक छोटी सी सुराख है, वो भी बंद कर रहे हैं। का सबसे जो मोअज़्ज़ज़ पेशा डॉक्टरों का, अब यहाँ क्या हुआ जब ये फ्रॉड शुरू हुआ, यार यहाँ तो मैं आपको ठीक नहीं देख सकता, ये सरकारी, आप प्राइवेट में रह जाए। ठहर जाए, एक सर्वे करें मेरे कहने पे, चैलेंज क्लोजिंग तमाम जनरल अस्पताल, जना अस्पताल, मेयो अस्पताल, इनके प्रोफेसर अस्पताल में कितने देखते हैं और प्राइवेट कितने की दिहाड़ी लगाते हैं। ये जो खामोश कत्लेआम होता है अस्पतालों में और ये जो जहालत तालीम के जरिए फैला रहे हैं, ये तालीम के लिए स्कूल नहीं है आपके, ये जो ये इस मुल्क में 90% बच्चों को जायल रखने के लिए बने हैं। जी क्विकली, फातिमा मेमोरियल की प्रिंसिपल है, सुना है वो पेशेंट गरीब को देखती ही नहीं। चलें, गरीब का कौन सुनेगा। मगर आज का ये शो था, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।